बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसका आगाज़ करने वाले हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में कैलकुलस पोर्शन का ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव का आगाज़ करेंगे, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसमें हम आज जो है वो एक्सरसाइज 6.1 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के बारे में सुन लीजिए। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसमें बेसिक एंटी डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं या फार्मूलाज हैं वो कह लीजिए आपको जो है इस एक्सरसाइज में सिखाए जा रहे हैं। तो बहुत तवज्जो के साथ आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यही रूल्स फिर आगे पूरी एक्सरसाइजेज़ में जो है आपको उसका इस्तेमाल जो है वो बाकी एक्सरसाइजेज़ में जो है वो नज़र आएगा। तो हम एक्सरसाइज 6.1 का जो है आगाज़ करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का आज हमारा ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, और इसमें हम जो बेसिक फार्मूला डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फार्मूला x टू दी पावर n। x टू दी पावर n यानी अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके ऊपर एक पावर है कोई भी, और आप उसे इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो कैसे उसको जो है आप इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 में हम बेसिकली 3 फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर फार्मूलाज के क्वेश्चन में अलग अलग आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में फार्मूला नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो हेडिंग लिख लीजिए, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम ये फार्मूला जो है इस्तेमाल इसका जो है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 1/n+1 x टू दी पावर n+1, ठीक है। और प्लस c जो है हम ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है जिसकी बेस पर हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, अब ये जो इस वक्त आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये आपको सिंबल जो है नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इंटीग्रल का सिंबल है, ठीक है। इसे हम रीड करते हैं इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ एक फंक्शन है, ठीक है, यह एक्सप्रेशन है जिसे हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है। ये कहलाता है इंटीग्रेंड, ये कहलाता है इंटीग्रेंड। इसी तरीके से साथ जो है वो आएगा dx। dx बेसिकली डिफाइन द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो है ये उसका वेरिएबल क्या है, तो ये बताता है dx, ठीक है। इसे दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेंड का वेरिएबल जो है ये बता रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला हमने टाइप नंबर 1 में इस्तेमाल करना है वो है x टू दी पावर n का, ठीक है। तो ये इंटीग्रल का सिंबल है और ये dx जो है ये वेरिएबल बता रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो है लेट से फंक्शन जो है या एक्सप्रेशन जो है वो इन टर्म ऑफ y मौजूद है, तो साथ फिर क्या लिखा हुआ होगा, dy लिखा हुआ होगा। ये बेसिकली वेरिएबल जो है वो डिफाइन करता है क्वेश्चन का या फंक्शन का। तो अब हम टाइप नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 1 में हमने इस फार्मूले की बेस पर जो है वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आगाज़ करते हैं। यहाँ पे टाइप नंबर 1 सबसे पहले जो है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो है वो फार्मूला लिख लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पे हम टाइप नंबर 1 के असल में मैं क्वेश्चंस जो है वो मेंशन करूँगा। यानी एक्सरसाइज 6.1 में जो है हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस फार्मूले की बेस पर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो उनकी डिटेल मैं यहाँ हेडिंग में जो है वो लिख दूंगा। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 में अगर आप लोगों के पास ये हैंड आउट है तो इस हैंड आउट में ये मेंशन है, ठीक है ना। यहाँ टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं इस हैंड आउट में मेंशन है, तो आपको उस सूरत में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए मेंशन कर रहा हूँ जिनके पास जो है वो ये हैंड आउट जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 जो है हमारे पास, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 एंड 17, ये वो क्वेश्चन है जो सारे इस फार्मूले की बेस पर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11,
12, 13, 15, 16 और 17। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस फार्मूले की बेस पर होंगे। इसे हम हमेशा फार्मूला नंबर 1 जो है वो पुकारेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम टाइप 1 में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं हम प्रॉपरली। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इसको जो बेटे हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इसको इंटीग्रेट करना है मैंने। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, 4x और 13, तीनों ने इंटीग्रेट होना है, तो तीनों के साथ ये इंटीग्रल जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर के साथ भी इंटीग्रल लिखा, इसके साथ भी dx आएगा, उसके बाद प्लस की साइन आएगी, फिर इंटीग्रल 4x के साथ आएगा, इसके साथ भी आप dx लिखोगे, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन आएगी, फिर 13 के साथ भी आप इंटीग्रल लिखोगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद जहाँ जहाँ इन इंटीग्रल्स में आपको जो है वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, उनको आप जो है वो बाहर शिफ्ट करोगे। यहाँ से 4 जो है वो एज अ कोफिशिएंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से 13 एज अ कोफिशिएंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ये तो रिमेन सेम रहा। यहाँ से बेटे 4 बाहर आया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x। यहाँ से 13 बाहर ले आएंगे और ये इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx, 13 बाहर आ गया, तो इसको आप रीड कर सकते हो इंटीग्रल ऑफ 1, ठीक है। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 मैंने सिर्फ आप लोगों की यहाँ सहूलत के लिए लिखा है। 13 बाहर आ गया तो जाहिर सी बात है, समझे, एक लिहाज से 1 बच जाएगा। अब उसके बाद हम वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कभी भी हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, और उसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो फार्मूला क्या कहता है, टाइप नंबर 1 का जो फार्मूला है वो कहलाता है कि 1/n+1 x⁴n+1, ठीक है। और उसके बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूले को हमने अब अप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, वही फार्मूला अप्लाई होगा, तो हो जाएगा 1/2+1 x⁴2+1। ये एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस 4 आया। अब x को इंटीग्रेट करना है आपने, तो x की इस वक्त पावर क्या है, 1 है। तो फार्मूले में क्या होता है, अगर x की पावर 1 है तो आप क्या करते हो कि उस पावर में 1 ऐड करते हो, एक तो डिनोमिनेटर में, और उस वेरिएबल की पावर में भी आप 1 जो है वो ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी n की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1+1 x⁴1+1। उसके बाद हमारे पास आया 13, ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रल जो है ये हो जाता है x, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, और उसके बाद एक c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/3 x³ हो गया। उसके बाद प्लस 4 आया, 1/1+1 यानी 1/2 x² हो गया, प्लस 13x प्लस c। अब ये 2 और 4 भी जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो लीजिए हमारे पास फाइनली आंसर आ गया x³ प्लस 2x² प्लस 13x प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर बाज़ स्टूडेंट्स के जहन में अभी तक एक सवाल हो रहा होगा मुस्तकिल कि ये c क्या भला है, ये कांस्टेंट क्या चीज़ है जो हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो याद रखो कि इंटीग्रल हमें 2 तरह के डिस्कस करने हैं, ठीक है। इंटीग्रल हमें 2 तरह के डिस्कस करने हैं। हमारे पास लेट से ये पहला इंटीग्रल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, जो अभी हमने किया है। दिस इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और इसी तरीके से एक इंटीग्रल जो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है, उसमें साथ इजाफी तौर पर ये लिमिट्स भी होंगी, ये हमारे पास कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल,
ये हमारे पास कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सरसाइज में दो तरह के इंटीग्रल से वास्ता पड़ेगा। अगर यहाँ पर लिमिट्स लिखी हुई हैं तो ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, और अगर लिमिट्स गिवन नहीं है, ठीक है, जस्ट इंटीग्रल है, तो ये कहलाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का उसूल ये होता है कि जब हम उसके रिस्पेक्टिव रूल के मुताबिक उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आखिर में एक कांस्टेंट जो है वो सी ऐड किया जाता है। अब सवाल ये कि क्यों ऐड किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ डिफ्रेंसीशन की तरफ लेकर चलता हूँ, कुछ डिफ्रेंसीशन की जो है वो एग्जांपल देता हूँ, उससे फिर आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि क्यों कांस्टेंट जो है वो ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो पहले मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा ये फार्मूला जो है ना, ये अवेयरनेस आ जाए आपको कि किस तरीके से हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अब ज़रा सुने कि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्यों ऐड करते हैं। देखो, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप इसको बेटे डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर का, पावर रूल से वो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका जो डेरिवेटिव है पावर रूल से वो क्या आ जाएगा, वो भी 2x आ जाएगा। आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको पावर रूल से डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब आप एक चीज़ नोट करो कि हर एक का क्वेश्चन मुख्तलिफ था। एक्स स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव भी 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, उसका भी डेरिवेटिव 2x आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी तीनों क्वेश्चन मुख्तलिफ हैं और आंसर सबका एक आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वापस 2x को एंटी डेरिवेटिव उसका लेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कहाँ तक पहुँचेगा, आंसर तो वापस हमें एक्स स्क्वायर तक ले जाएगा। आप जो है वो 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर वापस आपको एक्स स्क्वायर तक ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे आंसर वापस आपको जो है वो एक्स स्क्वायर तक ले जाएगा। ये 2 आप हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो प्लस का 2 हो चाहे वो माइनस का 2 हो, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट, चूंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0 हो जाता था ना, तो जब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वापस आपको वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसकी कमी को लॉजिकली पूरा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि सी जो है वो हम ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये बस एक तरीक़ाकार है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रल का, तो आखिर में आपने एक कांस्टेंट जो है वो सी जो है वो लिख देना है। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को इंटीग्रेट किया। अब इसमें एक चीज़ और बताता चलो इजाफी तौर पे। देखो, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से, यानी सिंपल n की जगह हमने, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था कि n की जगह पावर 2 है, तो ये हो गया 1/2 + 1 x की पावर 2 + 1। ठीक है, जब हमने x को इंटीग्रेट किया तो n की जगह 1 था, तो ये हुआ 1/1 + 1 x की पावर 1 + 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि 1 का इंटीग्रल जो है वो x कैसे आया, 1 का इंटीग्रल x कैसे आया। तो मैं दो तरीके आपको बताता हूँ। एक तो बड़ा सिंपल है ना कि जब आप x को डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है, जब आप x को डिफ्रेंशिएट करते थे उसका डेरिवेटिव क्या मिलता था, 1 मिलता था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को वापस आप जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। यानी x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का डेरिवेटिव वापस एंटी डेरिवेटिव सॉरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक ट्रिक तो ये हो गई, ठीक है, याद रखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन एक और चीज़ भी तो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 को इंटीग्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि x की पावर 0 को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि x के ऊपर पावर 0 किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी ना। तो अब x की पावर 0 को अगर आप इंटीग्रेट करते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, तो फार्मूला तो है ना x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करना हो तो 1/n + 1 x टू दी पावर n + 1। तो n तो पावर को कहते हैं, तो n की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये लीजिए, तो ये देखिए ये हो जाएगा 1/0 + 1 यानी 1 और x टू दी पावर 1, यानी फाइनली ये आप देख लो कि 1 का इंटीग्रल क्या आ गया, x आ गया। आई बात समझ में। तो ये स्टेप सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है वो बता दिए। आइंदा जब कभी भी 1 को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए और इस टाइप नंबर 1 में हमने इसी फार्मूले की बेस पे सारे क्वेश्चंस करने हैं और वो कौन से क्वेश्चन हैं जो इस फार्मूले की बेस पर होंगे, वो ये सारे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमेशा हम फार्मूला नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 कह लें, फार्मूला नंबर 1 कह लें, इसी से ही पुकारा करेंगे। नोट कीजिए। जी, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब 4 टर्म्स हैं, हर एक के साथ इंटीग्रल लिखते हैं। तो पहला हो गया इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 4, उसके बाद dx लिखना है। ठीक है, dx अब सबके साथ जाएगा, हर टर्म के साथ जब आप इंटीग्रल लिखेंगे तो dx सबके साथ लिखना है। फिर उसके बाद ये वाली माइनस की साइन लिखेंगे, इंटीग्रल आएगा 5x क्यूब का dx। ठीक है, फिर ये वाली माइनस की साइन आएगी, फिर ये होगा इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर, फिर माइनस की साइन आएगी, इंटीग्रल ऑफ 2। तो ये आप देख सकते हो कि हर टर्म के साथ मैंने इंटीग्रल जो है वो लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर हर जगह फार्मूला अप्लाई करना है x टू दी पावर n का। ठीक है, यानी x की अगर कोई पावर है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोफिशिएंट नज़र आए तो कोफिशिएंट जो है बेटे बाहर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 बाहर शिफ्ट कीजिए, यहाँ से 5, यहाँ से 4 और यहाँ से 2 जो है ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला इंटीग्रल बन जाएगा 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 माइनस 5 बार आया बेटे, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x क्यूब, फिर माइनस 4 बाहर आया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, माइनस 2 बाहर आ गया। ठीक है, और ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 1। ठीक है, ये इसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन इसको आप पढ़ोगे इंटीग्रल ऑफ 1। रेड पेन से मैं इसलिए लिख दिया करता हूँ, ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ इसलिए रेड मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 2 बाहर चला गया तो ये क्या पढ़ा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1। वरना अदरवाइज ऐसे भी लिखा हुआ हो तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो बाहर इनिशियल लेवल पे हम लिख लेते हैं, आगे चल के फिर हम इसको जो है वो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद आप देखो हर जगह जो है हमारे पास वेरिएबल है, उसके ऊपर एक सर्टेन पावर है और हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा फार्मूला? ठीक है, जो बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, फार्मूला x टू दी पावर n। यानी अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है, सर्टेन पावर है, और आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उसका फार्मूला होगा 1/n+1 और x टू दी पावर n+1। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में जस्ट फॉर नॉलेज बताता चलूँ। ठीक है, अभी इसकी डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ। ये फार्मूला जो है ना बस -1 के लिए नहीं है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे x की पावर -1 हो गई ना तो फिर ये फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात MCQs में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसका यहाँ पे मैं तस्करा कर रहा हूँ। इन जनरल ये बात अब बार बार जो है जाहिर सी बात है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो एक स्पेशल केस है, जब आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये n जो है ना, ये दुनिया की कोई भी जो है वो पावर हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो जाए, आप उसको जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 आया, यहाँ x की पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो n इस वक्त 4 है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा 1/n+1 x टू दी पावर n+1। ठीक है, तो n इस वक्त 4 है, तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रल? इसका इंटीग्रल होगा 1/4+1 x टू दी पावर 4+1। फिर -5 आया, x क्यूब को इंटीग्रेट करें, वही फार्मूला है, तो 1/3+1 x टू दी पावर 3+1।
फिर उसके बाद हमारे पास -4 एक्स स्क्वायर है, यानी n की पावर इस वक्त जो है वो 2 है, तो फार्मूला होगा 1/2 + 1 x टू दी पावर 2 + 1 -2 1 का इंटीग्रल क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अभी उसका रीज़न भी आपको बताया था, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब बस इसको जो है रूल अप्लाई कर चुके हैं, बस सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 एज इट इज़ आया, ये हो गया 4 + 1 5, तो x टू दी पावर 5 हो गया। फिर ये -5 आया, 3 + 1 4 है, तो 1/4 x टू दी पावर 4 -4 1/2 + 1 जो है ये बना 1/3 x टू दी पावर 3 -2x + c, and finally this can be written as 3/5 x to the power 5 -5/4 x to the power 4 -4/3 x³ -2x + c। ये बेटे हमारे पास जो है ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। जी, तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इंटीग्रल ऑफ 4x³ -12x² -4x + 12। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करेंगे, 4x³ -12x² -4x + 12। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 4x³ -12x² -4x + 12। ठीक, 4 टर्म्स हैं, हर एक के साथ इंटीग्रल लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 4x³ साथ dx लिखेंगे, फिर ये माइनस की साइन लिखेंगे, इंटीग्रल हो जाएगा 12x² का, इसके साथ भी dx लिखेंगे, फिर माइनस की साइन आएगी, इंटीग्रल होगा 4x का, साथ dx लिख दिए, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल ऑफ 12 हो गया। अब जहाँ पर भी आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं बाहर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को बाहर शिफ्ट कर दिए, इधर 12 को बाहर ले आइए, 4 को बाहर ले जाएं, और यहाँ 12 को इधर बाहर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बार इंटीग्रल ऑफ x³ आ गया, 12 को बाहर शिफ्ट किया, इंटीग्रल ऑफ x² आ गया, -4 बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ x आ गया, 12 बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अब बस वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन सा है फार्मूला, एक बार फिर लिख देते हैं। बार बार फार्मूलाज जो भी मैं बताऊँ आप भी लिखा करें, उससे क्या होता है कि फार्मूलाज आपको जो है वो कभी भूलते नहीं है। तो x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होगा, 1/n + 1 x टू दी पावर n + 1। ठीक है, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन ये याद रहे कि ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा जब n -1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो बार बार ये रेफरेंस के लिए मैं बार बार लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 4 आया, x³ का इंटीग्रल
1/3 + 1 x टू दी पावर 3 + 1 -12 आया। x टू दी पावर 2 का इंटीग्रल 1/2 + 1 x टू दी पावर 2 + 1। ठीक है, सिंपल मैं वो फार्मूला इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। -4 x का इंटीग्रल 1/1 + 1 x टू दी पावर 1 + 1 +12 आ गया। इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो 4 आया, 1/4 x टू दी पावर 4 -12 1/3 x क्यूब -4 1/2 x स्क्वायर +12x + c। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कैंसिलेशन होनी है वो कैंसिलेशन करें। तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, आ गया x टू दी पावर 4। यहाँ पे 3 × 4 जो है वो 12 होता है, तो यह आ गया -4 x क्यूब -2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, कैंसिलेशन हुई। तो ये -2x² हो गया +12x + ये बेटे हमारे पास फाइनली जो है ये आंसर आ गया। नोट कीजिए। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इंटीग्रेशन जो है, एंटी डेरिवेटिव जो है, हमारे कैलकुलस का, हमारे सेकंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है एग्ज़ाम में भी मार्क्स के हिसाब से भी ये चैप्टर बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, इस अहमियत को अगर हम साइड पे भी रखें तो ये फ्यूचर एजुकेशन में भी ये चैप्टर जो है आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, बल्कि ओवरऑल कैलकुलस ही जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चाहे आप बिजनेस स्टडीज़ की तरफ जाएँ, चाहे आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ। ठीक है, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये कैलकुलस, ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से तसल्ली के साथ इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x² × x² - 4 dx। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, x² × x² - 4। अब ये हमारे पास पहले एक सिंगल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 - 4x²। ठीक है, अब दो टर्म्स आ गई हैं, x टू दी पावर 4 है एक, और एक 4x² है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर 4 को, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर इंटीग्रल होगा 4x² का। यहाँ से 4 एज अ कोफिशिएंट बाहर शिफ्ट कीजिएगा पहले, तो इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 एज इट इज लिखा, -4 बाहर लाए, इंटीग्रल होगा x²। अब आप फार्मूला नंबर 1 जो है x टू दी पावर n का फार्मूला वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या है वो फार्मूला x टू दी पावर n का, कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर है और इंटीग्रेट करना है तो उसका फार्मूला होगा 1/n + 1 x टू दी पावर n + 1। तो इस फार्मूले से जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो x टू दी पावर 4 का इंटीग्रल 1/4 + 1 x टू दी पावर 4 + 1 -4 आया।
एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1/2 + 1 एक्स टू द पावर 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो ये आएगा 1/5 एक्स टू द पावर 5 माइनस की साइन आई, ठीक है। ये 2 + 1 3 हो जाना है, तो एक साथ ही लिख देते हैं -4/3 x³ + c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। नोट कीजिए। तो आज का ये लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। जिस तरीके से हम लोग साथ साथ इसको जो है वो स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक तो प्रॉपर्ली सॉल्यूशन जो है वो अपने पास नोट करते जाइएगा, और दूसरा जो है इसकी रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक बड़ा चैप्टर है, एक लेंदी चैप्टर है, तो आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगी। तो अगर आप साथ साथ कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इसकी स्टडी करते जाएंगे, मेरे साथ साथ चलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो यहीं तक ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आज की ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों की भी जो है वो हेल्प हो सके। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।